ओके जी, आज हम करने जा रहे हैं स्टाफिंग चैप्टर नंबर 6। तो सबसे पहली चीज होती है, आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देख रहे हैं तो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि वो एक राइट पर्सन को राइट पोजीशन के ऊपर प्लेस करे। रीजन क्योंकि मैन पावर जो है ना, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है। अगर उसकी मैन पावर प्लानिंग ही खराब है, उसकी मैन पावर उसने सही प्लेस पर अपॉइंट नहीं कर रखे, तो उस केस के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर पाएगा या फिर लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। ठीक है जी, तो उसी चीज को कंसर्न में रखते हुए हमारा जो स्टाफिंग है वो आता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मैन पावर स्टाफ प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कंपनसेशन के बारे में बात करते हैं, प्रमोशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, मैनेजरियल पर्सनल। ठीक है जी, तो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग हमारा एक पर्सन है जिसके अंदर हम कंसर्न करते हैं ब्रिंगिंग राइट एंड एफिशिएंट पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी, स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग एक फंक्शन है जिसके अंदर हम जो कि किस चीज से कंसर्न करते हैं, कंसर्न विद ब्रिंगिंग राइट एंड एफिशिएंट पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी, अगर नीड और इम्पोर्टेंस की बात करें स्टाफिंग की, तो सबसे पहली जो नीड और इम्पोर्टेंस आती है दैट इज ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सनल का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो कि हर एक फील्ड के अंदर क्या है, कॉम्पिटेंट है, यानी कि वो हर एक फील्ड से लड़ने की क्षमता रखता है, हर एक फील्ड के अंदर काम करने की क्षमता रखता है। दैट मीन्स प्रॉपर स्टाफिंग जो है वो आपकी हेल्प करेगी ऐसे लोगों को ऑब्टेन करने में विच आर कॉम्पिटेंट इन वेरियस जॉब्स। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि भाई वो पर्सन उसी फील्ड के अंदर अच्छा था, अब मैंने किसी दूसरी फील्ड के अंदर उसको डाला तो खत्म हो गया। कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें, द नेक्स्ट थिंग इज हाई परफॉर्मेंस। स्टाफिंग हमारी मदद करेगी हाई परफॉर्मेंस लाने में, क्योंकि स्टाफिंग की मदद से हम क्या करते हैं, राइट पर्सन को राइट जॉब के ऊपर प्लेस कर देंगे। अगर हम एक राइट पर्सन को राइट जॉब के ऊपर प्लेस करेंगे तो क्या होगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। भाई जो पर्सन जिस काम के लिए बना है, अगर आपको उस काम में उसको भेजोगे ना, पहली चीज उस पर्सन का मोराल काफी हाई रहेगा। दूसरी चीज, वो पर्सन कुछ ना कुछ उस काम के अंदर अपने एफर्ट्स और ज्यादा लगाएगा, क्योंकि वो उसी फील्ड का पर्सन, ठीक है, उसको उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा, सारी की सारी चीजें तो बहुत ही ज्यादा बेटर यहाँ पर रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज कॉन्टिन्यूस ग्रोथ। स्टाफिंग आपकी मदद करती है किस चीज में, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ के अंदर। अगर हम कॉन्टिन्यूस ग्रोथ की बात करें तो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ के अंदर क्या आता है, ओके, थर्ड पॉइंट इज कॉन्टिन्यूस ग्रोथ। जो हमारी स्टाफिंग है वो इंश्योर करती है कि देयर मस्ट बी अ कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। रीजन, जैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोगों की प्रॉब्लम होगी या कुछ भी होगा, तो उस केस के अंदर कोई बात नहीं, क्या ऑडियो नहीं हुई। कॉन्टिन्यूस ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ के अंदर क्या होता है, प्रॉपर स्टाफिंग जो होती है वो इंश्योर करती है कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कंटिन्यूसली सरवाइव कर सके, उस ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहे। और स्टाफिंग उसके अंदर सबसे बड़ा रोल निभाई, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के डाउन होने का मैन पावर बहुत बड़ा रीजन होती है। अगर आपके पास देखो अच्छा स्टाफ रहेगा, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चलता रहेगा। जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वो लोग भी हमेशा आपका ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन की एम के लिए, इन सब चीजों के लिए काम करेंगे और आपका ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को इजीली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर पाए। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट थिंग इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए स्टाफिंग क्या करती है, एक राइट पर्सन को राइट प्लेस पर अपॉइंट करती है। तो जब एक राइट पर्सन राइट प्लेस पर अपॉइंटेड रहेगा तो उस केस के अंदर क्या आएगा, अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होगा किसी भी रिसोर्स का। क्यों? क्योंकि जो पर्सन जिस काम के लिए बना है, हमने उस पर्सन को उस काम के ऊपर लगाया है, तो अपने आप ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा रिसोर्सेज का। ऐसा नहीं कि भाई हम किसी पर्सन को सैलरी हाई दे रहे हैं लेकिन उसको काम कोई लोअर करवा रहे हैं, इन द सेंस कि जिस काम के लिए वो बना है उससे लोअर काम करवा रहे हैं, तो फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा उस पर्सन का। ये चीज नेक्स्ट होता है प्रूफ जॉब सेटिस्फैक्शन। ये अंडर यूटिलाइजेशन मतलब कि जिस पर्सन जो उसके अंदर क्वालिटीज हैं उससे लोअर काम हम करवा रहे हैं, या फिर जितना हम उसको पे कर रहे हैं उससे कम काम कर रहे हैं।
प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एज सच आप जब एक एम्प्लॉय को जो काम उसको पसंद है, जिस काम के अंदर वो एक्सपर्ट है, उस काम के ऊपर डालोगे तो उस केस के अंदर क्या आएगा, उस केस के अंदर यही होगा कि वो जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय क्या कर सकता है, वो एम्प्लॉय अच्छे से उस काम को कर पाएगा, है ना जी। तो ये चीज है, और इसी वजह से क्या आएगा यहाँ पर, हमारी जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है जी, इम्प्रूव इन द सेंस भाई उस पर्सन का मोराल काफी रहेगा कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन ने समझा कि मैं इस फील्ड के लिए बना हुआ हूँ और इसने मुझे उसी फील्ड में काम दिया। दूसरी चीज भाई, आप जो काम करते हैं उस काम को अगर आप ढंग से कर रहे हैं, ठीक है जी, आपको अपने आप ही जॉब के अंदर प्रमोशन भी मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी, तो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन यहाँ पर आती है। ठीक है जी, उसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज HRM। HRM क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मकसद क्या होता है, टू प्रोवाइड स्किल्ड ह्यूमन एलिमेंट टू द एंटरप्राइज। HRM क्या करती है, एक स्किल्ड ह्यूमन एलिमेंट को प्रोवाइड करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है जी, इसीलिए जितनी भी बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज होती हैं वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर्म करती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको बोलते हैं HRD डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है जी, जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स होंगी, एंटरप्राइजेज होंगी, वो हमेशा एक HRD डिपार्टमेंट रखती है, जिसका वर्क ही सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि एक स्किल्ड ह्यूमन को उस एंटरप्राइज को देना। ठीक है जी, यानी कि जब भी आपकी रिक्रूटमेंट होगी, स्टाफिंग हुई, कोई भी चीज होगी उन एंटरप्राइजेस के अंदर, तो HRD डिपार्टमेंट उसको डील करता है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल उसमें नहीं होता। ठीक है जी, तो इसीलिए इस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, HR मैनेजर्स बोला जाता है, मतलब कि HR मैनेजर के अंडर वो लोग काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। होती क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन, मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इन द सेंस कि ह्यूमन मैन पावर से, ठीक है, ह्यूमन छोड़ देते हैं, मैन पावर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आपके रिक्रूटमेंट भी है, ठीक है, डेवलपमेंट भी है, मोटिवेशन भी है, कंपनसेशन भी है, यूटिलाइजेशन भी है, सिलेक्शन भी है, सारी चीजें। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे, तो द नेक्स्ट थिंग इज स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM। जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका जो स्कोप है वो स्टाफिंग से बहुत बड़ा है, स्टाफिंग से बहुत बड़ा है हमारे HRM का स्कोप। क्यों बड़ा है, उसके पीछे का कारण यह है बच्चे, HRM के अंदर स्टाफिंग आती है, स्टाफिंग के अंदर HRM नहीं आता। HRM का एक पार्ट है स्टाफिंग, ठीक है जी, स्टाफिंग का कोई पार्ट नहीं है HRM, तो इसीलिए स्टाफिंग जो है वो नैरो कंसेप्ट है, HRM जो है वो वाइडर कंसेप्ट है। ठीक है जी, इसके बाद बात करें तो ये फैसिलिटेट करता है प्रोक्योरमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ राइट पीपल ऑन द राइट जॉब। ठीक है जी, तो जो नेचर है स्टाफिंग का वो एक पार्ट है HRM का, क्योंकि स्टाफिंग ही फैसिलिटेट करता था ना भाई, राइट प्लेसमेंट ऑफ राइट पर्सन एट राइट जॉब, प्रोक्योर करना उन रिसोर्सेज को, बचाना, संभालना, लेकर आना, इन द सेंस मतलब उन रिसोर्सेज का बचाव करना, प्रोक्योर करके रखना, उन्हें बचा कर। ठीक है जी, तो स्टाफिंग इज पीपल सेंटर्ड। स्टाफिंग जो होती है सिर्फ और सिर्फ पीपल सेंटर्ड होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन्स के लिए काम कर रही है यहाँ पर। ठीक है जी, हर एक मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो परफॉर्म करे स्टाफिंग एक्टिविटीज को। ओके जी, स्टाफिंग फंक्शन जो होता है वो कंसर्न किया जाता है ट्रेनिंग से, डेवलपमेंट से और परफॉर्मेंस अप्रेजल से ह्यूमन रिसोर्सेज की। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें HRM, तो HRM के अंदर ये चीज आती है सिर्फ और सिर्फ, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आती हैं HRM में, जैसे मोटिवेशन हो गया, कंपनसेशन की बात हो गई, ठीक है, डेवलपमेंट की बात हो गई, वो सारी की सारी चीजें HRM के अंदर आती है। स्टाफिंग के अंदर तो हम उस पर्सन को राइट प्लेस पर सिर्फ प्लेस करते हैं, राइट पर्सन एट राइट। ठीक है जी, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग की अगर हम बात करें तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़, अगर आपको स्टाफिंग करनी है तो आपको क्या जानना पड़ेगा कि भाई हमें कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, तभी तो आप स्टाफिंग कर पाओगे ना। तो इसीलिए इसका पहला प्रोसेस आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जहां पर आप ये पता लगाते हैं कि भाई हमारे पास करंट कितने ह्यूमन रिसोर्स है,
ठीक है। उसके बाद हमें फ्यूचर में कितने ह्यूमन रिसोर्स को असाइन करना है हर एक डिपार्टमेंट में, तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कितने और रिसोर्सेज की जरूरत है, और वो जब आपको पता चल गया तो आपको एक एस्टिमेट निकल कर आ गया कि भाई इतनी मैन पावर की अभी रिक्वायरमेंट होगी। ओके जी। सेकंड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट। अब जब आपको पता चल चुका है हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, जिसके अंदर क्या होता है, आप आइडेंटिफाई करते हैं सोर्सेज ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी, ठीक है जी, और क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं उन एप्लीकेंट्स को वेरियस पोजीशंस के बारे में बताने, ठीक है जी। रिक्रूटमेंट के अंदर क्या आ जाए, रिक्रूटमेंट के अंदर आप आइडेंटिफाई करेंगे सोर्सेज ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी, मतलब किसकी जगह पे रखना है, हाँ ठीक है जी, सोर्सेज कहाँ से मैन पावर अवेलेबल हो सकती है, मतलब कहाँ से लोग ठीक है जी। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसके अंदर क्या चीज होती है, सिलेक्शन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप चूज करते हो और अपॉइंट करते हो राइट कैंडिडेट को वेरियस जॉब्स के लिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने एस्टिमेट करी थी। ओके जी। फिर आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप जो भी नए एम्प्लॉयज हैं वो जब ड्यूटी के ऊपर रिपोर्ट करेंगे तो उन्हें उनकी जॉब पोजीशन के ऊपर प्लेस करेंगे जिसके लिए वो बेस्ट सूटेड है ना भाई। स्टाफिंग का मतलब क्या था, राइट पर्सन एंड राइट जॉब। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब एक पर्सन आ जाएगा तो आप उसको कहाँ पर प्लेस करोगे, जिस जॉब के लिए बेस्ट सूटेड है, ठीक है जी। और प्लेसमेंट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन जाता है इसी वजह से, क्यों, क्योंकि प्लेसमेंट के अंदर ही तो आप उसको राइट जॉब के ऊपर प्लेस करोगे ना, तो इसीलिए प्लेसमेंट स्टाफिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। इसके बाद आप करते हैं ओरिएंटेशन या फिर इंडक्शन, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि भाई ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके हेड है, ठीक है जी, जिनसे आपको ऑर्डर्स लेने हैं एंड ऑल दैट, ठीक है, आपको ये काम करना है, ये आपका डेस्क है। इस तरीके से आप उस पर्सन को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है जी, अपने सुपरवाइजर्स के साथ, फेलो एम्प्लॉयज़ के साथ, इन सब चीज़ों के साथ। उसके साथ साथ उसे वर्किंग आवर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जी हमारे यहाँ ये वर्किंग आवर्स हैं एंड ऑल। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप लोग क्या क्या प्रोसीजर है, लीव वगैरह अगर आपको अवेल करनी है, इन चीज़ों के बारे में बता देते हैं। इन शॉर्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के साथ उस पर्सन को क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा उसको एकदम बिल्कुल ही नया नया या वो हिचकिचाहट ना रहे, उसे चीज़ों का पता चले। उसके बाद होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हम क्या करेंगे भाई, एक ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एम्प्लॉय को अगर वो जॉब के अंदर नया आया है। क्यों, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल जब वो उस जॉब के अंदर आया है तो उसके पास जो स्किल्स हैं वो हैं भले ही उस काम के लिए, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होता है वो भी थोड़ा उसको बताना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हमेशा जो एक ट्रेनिंग होती है वो मदद करती है किसी भी पर्सन की स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाने के अंदर, ठीक है जी। और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल एस्पेक्ट। भाई एक एम्प्लॉय की ग्रोथ होगी तो अपने आप ही आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी, है ना जी। तो इसी वजह से ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो नए नए स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंस हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के, उनको एनहेंस करा जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हम रेटिंग करते हैं या फिर इवैल्यूएशन करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का, ठीक है जी। और उसके अकॉर्डिंग फिर उनके ट्रांसफर्स और प्रमोशन की बात करी जाती है, ठीक है जी। उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के बेस पर ही ट्रांसफ़र और प्रमोशन होते हैं। भाई आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, आपका प्रमोशन होगा, नेचुरल सी बात है। आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है तो हो सकता है कि आपको फॉरेन की ब्रांच में आपका ट्रांसफ़र कर दें, है ना, कि भाई आप वहाँ पर जाइए, ठीक है। या फिर आपका ट्रांसफ़र किसी न्यू ब्रांच के अंदर एज अ हेड कर सकते हैं कि भाई आप काफ़ी अच्छा अपना काम कर रहे हैं तो आप उस ब्रांच को थोड़ा डेवलप कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ओके जी। इसमें बुक में दो और, हाँ वो नहीं करना है, नीचे करना है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं रिक्रूटमेंट। और ये पहले वाला जो है एस्टिमेटिंग मैन पावर में, इसके अंदर वो दो दे रखे हैं, एनालिसिस, वर्कलोड, वर्कफोर्स, वो पढ़ना है। इसके बाद आ जाते हैं द नेक्स्ट थिंग इज रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट क्या होती है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को सर्च करते हैं, ठीक है जी, और स्टिमुलेट करते हैं उनको कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बेसिकली आपने देखा होगा ना, हम लोग एडवर्टीजमेंट वगैरह निकालते हैं कि भाई जॉब्स अवेलेबल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस तरीके की, है ना। तो वो चीज़ इसके अंदर आ जाती है। तो रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स।
इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होगा कि आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका ट्रांसफर आ जाएगा, भाई एक जगह से दूसरी जगह पर किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया, प्रमोशन आ जाएगा, लोअर पोजीशन से हायर प्रमोशन पर एक एम्प्लॉय को भेज दिया, ठीक है जी, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हायर हो गई, प्रेस्टीज बढ़ गई, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैसिलिटीज बढ़ गई, उसका पे स्केल बढ़ जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है जी। उसके अंदर क्या होता है, देखो प्रमोशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, हमेशा कंपनी सोचती है कि हम प्रमोशन ही कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। रीज़न, अगर कोई ऊपर की पोस्ट खाली है, उसके अंदर अगर आप अपने किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन करोगे तो इतनी ज़्यादा आपको पे स्केल बढ़ाने की जरूरत नहीं हो, ठीक है जी। उसके साथ साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक ट्रेंड पर्सन मिल गया जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत पहले से जानता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि अब आपके ऑर्गेनाइजेशन को जो पोस्ट खाली हुई है, वो पर्सन जब प्रमोट हो गया तो उसकी पोस्ट खाली हुई है, तो वो पोस्ट थोड़ी लोअर होगी, तो अब लोअर पोस्ट के लिए एक पर्सन को ढूंढना है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पैसा भी बच जाता है, क्योंकि जब आप अपने एम्प्लॉय का प्रमोशन करोगे तो उसको एक हायर स्केल पर पे नहीं करते, है ना, उसको थोड़ा सा अमाउंट भी बढ़ा करके दोगे चल जाएगा काम, उसको ये रहेगा हाँ मेरा प्रमोशन हुआ। और लोअर पोस्ट वाले बंदा जब आएगा तो आप उसको क्या होगा जी, आप बिल्कुल नए हो, अभी आप फ्रेशर हो एंड ऑल दैट, तो अभी हम आपको इतना पे नहीं कर सकते, तो थोड़ा हम नहीं पे करें, तो आपकी कंपनी की कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है, आपकी कंपनी को हायर पोजीशन पर एक अच्छा और आपके ऑर्गेनाइजेशन को जानने वाला एम्प्लॉय भी मिल गया, ठीक है जी, और काम भी, ठीक है जी, सारा कुछ। इसके बाद नेक्स्ट होता है ले ऑफ। आपको पता होगा अभी रिसेंटली हम लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं ले ऑफ, गूगल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ने बहुत ले ऑफ कर दिया कि अपने जो एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, उनको मतलब छुट्टियों पर भेज दिया है कि जी अभी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों बाद हम आपको कांटेक्ट करेंगे जब भी ज़रूरत होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर ले ऑफ के अंदर वही होता है, जिन एम्प्लॉयज़ को हमने छुट्टियों पर, टेम्पररी छुट्टियों पर भेजा हुआ था, उन लोगों को हम कॉल कर देते हैं कि भाई आप आ जाए, तो सर वो मतलब एम्प्लॉयड होते हैं वो, हाँ, और सैलरी मिलती है उनको नहीं, अगर उस टाइम पे उनकी और जॉब करती तो फिर नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट होता है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स। तो सबसे पहली चीज, एम्प्लॉय जो होते हैं मोटिवेट होते हैं क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होकर के प्रमोशन हो रहा है, ठीक है जी। इंटरनल रिक्रूटमेंट जो होती है वो थोड़ा सिंप्लीफाई प्रोसेस होता है, इसके अंदर इतने ज़्यादा बाहर हमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कोई अलग से लोगों के इंटरव्यूज वगैरह नहीं लेने, ठीक है। उसके बाद टाइम की वेस्टेज कम से कम होती है, भाई प्रमोशन करना है, एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है, उसकी परफॉर्मेंस देखी, प्रमोशन कर दिया, है ना, तो यहाँ पर कोई टाइम वेस्टेज इतनी नहीं होगी। उसके बाद जो है इंटरनल सोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीपर सोर्स होता है जॉब फिलिंग, ठीक है जी। लिमिटेशन, जो फ्रेश टैलेंट है उसका इंट्रोडक्शन लिमिटेड हो जाता है, भाई फ्रेश टैलेंट तो नहीं आया ना आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्सन क्या हुआ है, प्रमोट हो गया, प्रमोशन हो गया उसका, तो फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाया। उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉय जो वो लिथार्जिक हो जाते हैं, भाई जब बाहर से लोग आते हैं ना तो आपको एक खतरा होता है कि भाई हमारी जॉब भी जा सकती है, ठीक है। जब बाहर से नए लोग आ रहे हैं वो आपको कंपटीशन देंगे तो फिर आप लिथार्जिक नहीं होते, अदरवाइज आप क्या हो जाते हो, आप एनर्जी लेस हो जाते हो, आप लोग बस अपनी मर्जी से काम करते रहते हो, ढीले हो जाते हो, ठीक है जी। उसके बाद कंपटीशन की स्पिरिट बढ़ जाएगी अगर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होगी, लेकिन इंटरनल के अंदर जब बाहर से कोई बंदा ही नहीं आया तो कंपटीशन किस बात का, आप सब तो वही पुराने, है ना। उसके बाद फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स की वजह से कई बार क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी कोई एक पर्सन था जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, उसका ट्रांसफर हमने कहीं और कर दिया, फिर उसका ट्रांसफर कहीं और कर दिया, तो उस पर्सन की प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी डाउन जाएगी, क्योंकि कहीं और जाने के बाद काम समझने में कि यहाँ किस तरीके से काम होता है थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। एनवायरनमेंट चेंज होएगा, हर एक चीज़ होएगी, सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो हो जाए, ओके जी। इसके बाद आती है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स के अंदर आपकी 5 तरीके की सोर्स होती है। पहली होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर क्या होता है, हम लोग एक नोटिस प्लेस कर देते हैं नोटिस बोर्ड के ऊपर, ठीक है जी, और जॉब की स्पेसिफिक डिटेल्स को मेंशन कर देते हैं कि जी ये पोस्ट खाली है और इन पोस्ट के अंदर ये हमें चीज़ें चाहिए होंगी, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट होता है कैजुअल कॉलर्स, जिसके अंदर क्या होता है, जो रेपुटेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो डेटा रखते हैं अपने पास, ठीक है, लोगों का, और अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो उस लिस्ट को यूज़ करते हैं और लोगों को कॉल कर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जॉब पोजीशन खाली है, आप आकर के अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन मैटर में जो फोकस होते हैं,
उसके बाद एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविजन, इन सब के ऊपर आप एडवर्टीजमेंट निकाल देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जॉब पोजीशन खाली है, ठीक है जी, आप आकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना आपको एक वाइडर चॉइस मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि भाई न्यूज़पेपर पूरे इंडिया में जाएगा, है ना, और इंटरनेट, रेडियो ऑल ओवर इंडिया जाएगा, तो इस वजह से आपको वाइडर चॉइस मिल जाती है। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? एक काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है रिक्रूटमेंट का, जिसके अंदर क्या होता है, अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स निकाली जाती है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करते रहते हो, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर के बदले स्किल्ड, स्किल्ड के बदले अनस्किल्ड, इस तरीके से, जिससे क्या होता है कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए चेहरे भी आते रहते हैं, आपको कम पे करना पड़ता है और आप लोगों को स्किल्स भी प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है जी। लास्ट वन इज कैंपस रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर आपको पता ही है कि जो कंपनी होती है वो कैंपस के अंदर जाती है, जैसे कि आपके कॉलेजेस हो गए या फिर कोई कैंपस हो गया पर्टिकुलर, वहाँ जाती है और वहाँ से गेन करती है। कैंसिल हो गया। ओके जी, आगे बात करें तो नेक्स्ट थिंग इज मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। तो एक्सटर्नल सोर्स के मेरिट्स की बात करें, सबसे पहली चीज हमारे पास क्वालिफाइड पर्सनल आते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स हम क्या कर रहे हैं, बाहर से किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हैं, तो उस पर्सन को हम तभी रिक्रूट करेंगे जब वो क्वालिफाइड होगा पर्टिकुलरली उन सारी की सारी सिचुएशंस के लिए, उन सारी की सारी पोजीशंस के लिए, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज वाइडर चॉइस। हमारे पास बहुत ज़्यादा वाइडर चॉइसेस आ जाती हैं। रीज़न नॉर्मल सी बात है, जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए बाहर पोस्ट देंगे तो फिर कोई भी उसके अंदर अप्लाई कर सकता है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ चॉइसेस वी हैव। ओके, आफ्टर दैट फ्रेश टैलेंट आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऐसा पर्सन नहीं आ रहा जो कि ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में था, बाहर से कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है जी। और कोई न्यू पर्सन आएगा तो एक फ्रेश टैलेंट, नए स्किल, सारी चीज़ें लेकर के आए। उसके बाद कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ जाती है, क्योंकि कंपनी जो है एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर टैप कर रही है, तो उस वजह से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ होगा उसको कंपटीशन मिलता है आउटसाइड से। आफ्टर दैट लिमिटेशन की बात करें तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं उनके बीच में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ जाती है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है भाई हमारा प्रमोशन हो सकता था लेकिन इस पर्सन की वजह से हमारा प्रमोशन नहीं हो पाया, ठीक है जी। कॉस्टली प्रोसेस होगा, रिक्रूटमेंट करने के लिए आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ जाता है भाई, इंटरव्यूज वगैरह आएंगे, सारी चीज़ें होंगी जी, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, तो आपको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेंथी प्रोसेस होता है, इंटरनल सोर्स से ज़्यादा टाइम लेगा एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है जी, तो इस वजह से थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। इसके बाद आ जाते हैं सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन हमारा वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डिस्कवर करते हैं मोस्ट सुटेबल और प्रॉमिसिंग कैंडिडेट को और एलिमिनेट कर देते हैं लीस्ट प्रॉमिसिंग वंस को, ठीक है जी। क्यों? ताकि हम फिल कर सके जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोजीशन है उसको, ओके जी। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस भी होता है। इसके अंदर नेगेटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट एम्प्लॉय होगा उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, बाकी सबको क्या करते जाएंगे, रिजेक्ट करते जाएंगे। दैट्स वाई आपसे एग्जाम के अंदर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है विच वन ऑफ देम इज अ नेगेटिव प्रोसेस, तो वहां पर आपका आंसर होना चाहिए सिलेक्शन, ओके जी। प्रोसेस आएगा सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर बात करें तो इसके अंदर काफी सारी चीजें आती है। बेसिकली कुछ स्टेजेस हैं जिसके थ्रू हम क्या करते जाएंगे, जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीस्ट प्रॉमिसिंग है उनको एलिमिनेट करते जाएंगे हर एक स्टेज पर, और एट द एंड हम उन लोगों तक पहुंच जाएंगे जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट सुटेबल या फिर प्रॉमिसिंग, ठीक है जी। जिसके अंदर सबसे पहला चीज आती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर हम क्या करते हैं भाई, जब भी हमें हमारे एप्लीकेंट्स एप्लीकेशंस भेजेंगे तो हमने कुछ कंडीशंस रखी होंगी, जैसे कि आपके 12th के अंदर 60% अबव मार्क्स होने चाहिए, आपने ये कोर्सेज करे होने चाहिए एंड ऑल दैट, आपकी एज ही होनी चाहिए, आपके पास 2 या 3 साल का जो भी एक्सपीरियंस हम मांग रहे हैं वो होना चाहिए, ठीक है जी। ये कुछ हमने कंडीशंस रखी होंगी। जब उनकी रिज्यूम्स वगैरह हमारे पास आ जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ना उन डिटेल्स को पढ़े बगैर अपना रिज्यूम हमें सेंड कर देते हैं, ठीक है जी। या कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल जस्ट आ मार्जिन से वहां पर रह जाएंगे, तो ऐसे लोगों को हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं, ठीक है जी। यानी कि अब आगे सिर्फ वही लोग जाएंगे जिन लोगों के पास वो सारी की सारी अवेलेबिलिटी है जो हमने मांगी थी, ठीक है जी। तो कुछ कैंडिडेट्स क्या हो गए, यहाँ से साइड हो गए, अनसुटेबल कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया।
उसके बाद हम पहुंचते हैं सिलेक्शन टेस्ट के ऊपर, दैट इज सेकंड पार्ट। इसके अंदर क्या होता है, कुछ टेस्ट होते हैं जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, कुछ अजम्पशंस, बिहेवियर वगैरह की चीजें हो गई, ठीक है जी, मतलब कि उनका एप्टीट्यूड, पर्सनल टेस्ट, इस टाइप की चीजें हम लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टेस्ट के बेस पर जो लोग मोस्ट सुटेबल होंगे उन लोगों को अगले स्टेज पर बढ़ा देंगे, जो लोग वहां पर रह गए उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेज इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज, जिसके अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पर हम इस एम्प्लॉयमेंट का मेजर पर्पस क्या है, इस इंटरव्यू का, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का, कि हम मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, उन कैंडिडेट्स के साथ कैंडिडेट्स को एक एक्यूरेट पिक्चर देते हैं जॉब की, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं कि भाई हम आपको ये काम देंगे, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी। तो कुछ लोग तो उन टर्म्स एंड कंडीशन पर ही एग्री नहीं होंगे, वो लोग वहाँ से साइड हो जाएंगे, ठीक है जी। अब जो बच गए उन लोगों को फिर नेक्स्ट स्टेज पर भेजा जाता है, दैट इज रेफरेंस चेक, जिसके अंदर क्या होता है, जो उन्होंने आप लोगों को रेफरेंसेस दी हैं, जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस, उसके बाद पुलिस रिकॉर्ड्स वगैरह, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं पुलिस रिकॉर्ड्स भी चेक करवाती हैं, ठीक है जी। आपका सिविल स्कोर भी चेक करवाया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ पर फैमिली बैकग्राउंड इन द सेंस कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या आपके यहाँ से और कोई पर्सन है जो कि हमारे यहाँ काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आप पिछली जिस जॉब के अंदर काम कर रहे थे वहाँ से आपकी डिटेल्स ली जाती हैं कि आपका बिहेवियर कैसा था वहाँ पर, आपने जॉब क्यों छोड़ी, आपको निकाला गया था या आपने खुद से जॉब छोड़ी, ठीक है जी। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, जो आपने एजुकेशन की डिग्रीज दिखाई है उनको वेरीफाई कराया जाता है कि सब सही है, कुछ फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है एंड ऑल दैट, ठीक है जी। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। सर रेफरेंस चेक में हो रही है जैसे कि आप कहीं से रेफरेंस लेके आते हैं कि लोग कि हाँ कि ये एजुकेटेड है, जैसे कोई प्रीवियस कंपनी से रेफरेंस आता है कि हाँ ये पर्सन है। रेफरेंस चेक वही हो गया ना कि भाई उसने आपको कुछ डिटेल्स दी कि जी ये मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैंने यहाँ से ये चीज़ें करी, तो उसने एक रेफरेंस दिया ना कि मैंने यहाँ से ये चीज़ें करी है, तो हम उसको चेक करेंगे। उसने कहा जी मैं यहाँ पर जॉब करता था, तो हमने किसी को भी रैंडमली कॉल कर लिया, सबको कॉल करा, पूछ लिया जी एम्प्लॉय कैसा था कैसा नहीं था, ये सारी रेफरेंसेस, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन के अंदर हम कैंडिडेट्स जिन्होंने ऊपर के सारे टेस्ट, जिसके अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट था, इंटरव्यूज थे, रेफरेंस चेक था, वो क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, उनकी एक लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं और फिर उन कैंडिडेट्स में मेरिट के बेस पर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बेटर है उसको टॉप पर रखा, उस हिसाब से एक लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद उनका मेडिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, दैट मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन दी जॉब, ठीक है जी। जॉब के ऊपर बेस्ड होता है, जैसे आर्मी की रिक्रूटमेंट चल रही है तो बिल्कुल होगा मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन, लेकिन मैं क्या हूँ नॉर्मल एक टीचर की पोस्ट के लिए जरूरी नहीं है मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन हो, वैसे तो किया जाता है मेडिकल उसके अंदर भी, ठीक है, क्योंकि भाई आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है कैसी नहीं है उसके अकॉर्डिंग होते हैं सारी चीज़ें। तो उसके बाद नेक्स्ट होता है जब आप इन टेस्ट को क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको जॉब ऑफर दिया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कैंडिडेट जब सारे हर्डल से निकल करके आ जाता है तो फाइनली उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है कि जी ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आपका पे स्केल होगा, वो सारी की सारी चीज़ें उस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी होती है, ठीक है जी। आफ्टर दैट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट करवाया जाता है, जिसके अंदर जब आपके एम्प्लॉय को जॉब ऑफर मिल चुका है उसके बाद कैंडिडेट क्या होता है अपनी एक्सेप्टेंस देता है कि हाँ जी मैं इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन पर एकदम एग्री हूँ और मैं आपके यहाँ इस अमाउंट पर जॉब करने को तैयार हूँ, जो भी पे स्केल के अंदर है। तो जब वो एक्सेप्टेंस आ जाती है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से, तो दे आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड जैसे ही वो साइन होता है उसके बाद क्या होता है आपका वर्किंग आवर्स, लीव रूल्स वगैरह सारे आपको बता दिए जाते हैं। दैट्स इट, ये होता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग इज ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है बच्चे, ट्रेनिंग एक टाइप का एक्ट है जिसके अंदर क्या करते हैं आपकी नॉलेज को या आपके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है जी, जिसके अंदर आपके टेक्निकल स्किल्स, आपकी एबिलिटी, ठीक है, एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए बढ़ाई जाती है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपको करवाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है पुराने एम्प्लॉयज़ की भी ट्रेनिंग करवाई जाती है, नए एम्प्लॉयज़ की भी ट्रेनिंग करवाई जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए एम्प्लॉयज़ की ही ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, ताकि जो भी आप करंट जॉब के अंदर है उस करंट जॉब से रिलेटेड नए स्किल्स या फिर कुछ नया आप सीख सकें। ट्रेनिंग का मेन पर्पस यही होता है। इसके बाद आता है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के अंदर ओवरऑल ग्रोथ करवाई जाती है एम्प्लॉयज़ की, उसको तैयार करा जाता है
कि वो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नए चैलेंजेस को कैसे हैंडल करें, ठीक है जी। डेवलपमेंट के अंदर अपने एम्प्लॉयज की ओवरऑल ग्रोथ करवाते हैं ताकि वो नई चैलेंजेस को हैंडल करना सीख सके, ठीक है जी, और वो अपने अंदर छुपे हुए कुछ हिडन टैलेंट्स को भी फाइंड आउट कर सके। इसके बाद आता है ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या होता है। अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो दो तरीके से बेनिफिट होगा, एक तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा और एक होगा एम्प्लॉयज को बेनिफिट। ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में क्या आएगा, सिस्टमैटिक लर्निंग की जो ट्रेनिंग है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है लर्निंग का, विच इज बेटर देन हिट एंड ट्राई मेथड, ठीक है जी। अब सिस्टमैटिक लर्निंग, क्योंकि जब मैं अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दूंगा तो वो पहले से ही उस काम को सीख करके आ रहा है, जो काम उसको करना है, तो वहां पर वो ऐसा नहीं कि तुक्का लगाएगा कि इसको इस तरीके से करता हूँ क्या पता हो जाए, हिट एंड ट्रायल की बात ही नहीं है, ऑलरेडी वो उस काम को सीख कर आया है, जिसकी वजह से क्या आएगा, एक सिस्टमैटिक लर्निंग आ गई। उसके बाद प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप जिस एम्प्लॉय को अपने यहाँ रख रहे हो उसे ऑलरेडी वो काम आता है, ठीक है जी। जब उसे वो काम आता होगा तो उस काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करेगा और अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या आएगा, आपके प्रॉफिट्स इंप्रूव हो जाएंगे। उसके बाद आपके एब्सेंटिज्म भी कम होते हैं अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो ट्रेंड है। भाई आपका एम्प्लॉय अगर ट्रेंड है तो फिर वो क्या करेगा, कम से कम छुट्टियां करेगा, ठीक है जी। सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पर। अगर आपका एम्प्लॉय ट्रेंड है तो कम से कम छुट्टियां करेगा एंड ऑल दैट, ये चीज थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिनिमाइज द नीड ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन की जो नीड है वो कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयज हैं दे आर ट्रेंड, ठीक है जी, दे नो हाउ टू डील विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है जी, दे नो कि हर सिचुएशन में क्या करना है, तो इस वजह से सुपरविजन की जरूरत थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट होता है, उनका करियर ऑप्शन जो होता है वो काफी बेटर हो जाता है, क्योंकि उनके जो स्किल्स है, उनकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके करियर ऑप्शंस बेटर होते जाते हैं। बेटर अर्निंग कैपेसिटी हो जाती है। भाई जब आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती जाएगी तो ऑब्वियसली बात है आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी, क्यों, क्योंकि आपके पास करियर ऑप्शंस भी काफी बेटर हो जाएंगे और आपके पास नए नए स्किल्स हैं, जिसकी वजह से क्या आएगी, आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज इंक्रीज मोराल ऑफ एम्प्लॉइज। तो इस केस में क्या होता है, इसकी वजह से जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है या मोराल होता है हमारे एम्प्लॉइज को बढ़ जाता है। भाई नॉर्मल सी बात है, एक एम्प्लॉय जब किसी पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग लेगा, उसको उस काम की और ज़्यादा नए नए स्किल्स आ गए हैं, वो डेवलप हो गया, तो इस केस के अंदर क्या होगा, एक मोराल हाई हो जाता है उस एम्प्लॉय का, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है कि ये काम मेरे को बहुत अच्छे से। नेक्स्ट चेक एक्सीडेंट्स। यहाँ पर क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है, क्योंकि अब उसे मशीन्स को अच्छे से हैंडल करना आ गया होगा नई नई स्किल्स डेवलप करके, तो इस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है, जिसकी वजह से लेस प्रोन टू एक्सीडेंट वाली सिचुएशन पैदा होगी, मतलब एक्सीडेंट की सिचुएशंस कम से कम है। ओके जी, ये बात क्लियर। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग मैथड्स। ट्रेनिंग मैथड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये लगाया जाता है हमारे जो कि वर्क प्लेस के अंदर ही अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस है उन्हीं वर्किंग कंडीशंस के अंदर एम्प्लॉय को काम करवाया जाता है, जिसको बोला जाता है लर्निंग व्हाइल डूइंग, ठीक है जी। जिसके अंदर सबसे पहली आती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ट्रेनी होता है उसको प्लेस कराया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मास्टर वर्कर या फिर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है जी। एक एक्सपीरियंस पर्सन या मास्टर वर्कर के अंडर ट्रेनी को डाल दिया जाता है और फिर वो पर्सन जो है उसको नेसेसरी स्किल्स देता है या सिखाता है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट होती है, और इसके अंदर भी आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप काम भी सीख रहे होते हो और अर्न भी कर रहे होते हो, ठीक है जी। जिसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आपने देखा स्कूटर मोटरसाइकिल की दुकान देखी होंगी आप लोगों ने, उसके अंदर क्या होता है, वहाँ पर जो होता है, एक होता है आपका छोटू, ठीक है, और एक होता है उस्ताद, ठीक है जी, मतलब उस्ताद बोलते हैं वो लोग उसको, जो कि मेजर शॉप का या तो ओनर होता है या फिर वहाँ पर मास्टर वर्कर होता है, ठीक है जी। वो उसको धीरे धीरे काम भी सिखा रहा होता है, उसको एक हेल्पर मिल जाता है मास्टर वर्कर को, ठीक है जी, और वो जो हमारा ट्रेनी है उसको काम सीखने को मिल जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है, ये चीज़ खोलनी है तो वो कहता है खोल दे इस चीज़ को,
ठीक है, तो उसको चीज़ें पहले खोलना समझ आ जाता है, फिट करनी समझ आ जाती है, लेकिन उसके अंदर क्या कमी है वो जब मास्टर वर्कर कर रहा होता है तब उसे दिखाता है कि देख इस तरीके से ये कमियां थी, ये सारी धीरे धीरे वो काम करते करते सीख जाता है, लेकिन उसको उसकी तनख्वाह भी मिलती है। तो इसको बोला जाता है अर्न वाइल लर्निंग, डॉक्टर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होती है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो होती है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, किसी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं जहां पर वो अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। जिसके अंदर क्या होता है, आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भेजा जाता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने। और लास्ट वन इज इंडक्शन ट्रेनिंग, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके जो न्यू एम्प्लॉयज होते हैं उनको ट्रेनिंग की मदद से हेल्प दी जाती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जॉब पर इजीली सेटल हो सके, ठीक है। यानी कि उनको फैमिलियर बनाया जाता है वर्किंग कंडीशन के साथ। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से सोशलाइज करा जाता है जो भी न्यू कमर है उसको, ठीक है जी। और कहीं ना कहीं ये जो होती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि इस ट्रेनिंग का जो मेजर पर्पस होता है वो हार्डली कुछ आवर्स का होता है या हार्डली कुछ डेज का होता है, ठीक है जी। लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं होती। बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ कि एक पर्सन है, उस पर्सन को एक दिन के लिए अपने पास बुलाया गया, ठीक है जी। उस पर्सन को सारा काम भी सिखा दिया और फैमिलियर भी करा दिया सबके साथ, ठीक है जी। और अगले दिन से वो अपने प्लेस पर जाकर के काम भी करता है, ठीक है जी। जैसे कि इसके अंदर हम कहें तो यहाँ पर ये हो गया कि अगर कोई पर्सन है उसको काम सीखना है इन द सेंस कि भाई उसको ये करना है कि पेरेंट्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो एक दिन हमने उसको बुलाया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो पूरा दिन वहाँ पर रहा, हमने उससे बात भी करी, कोई पेरेंट आए तो हमने डील करी, उसने समझ लिया कि किस तरीके से डील करना है, ठीक है जी। तो इसके अंदर हार्डली हम उसको 1-2 दिन के लिए बुलाएंगे और वो सीख जाएगा किस तरीके से डील करते हैं काम, वो फिर जा करके काम कर सकते। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है जब लर्निंग बिफोर डूइंग होता है, यानी कि आप पहले लर्न करोगे उसके बाद काम करोगे। तो ये क्या करी जाती है, एक्सपर्ट्स के थ्रू दी जाती है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के या तो अंदर दी जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर दी जाएगी, बट ये टाइम कंज्यूमिंग होगी, ठीक है, और एक्सपेंसिव, ठीक है जी। इसके अंदर एक ट्रेनिंग आती है दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जिसके अंदर क्या होता है, एक क्लासरूम के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, जिस क्लासरूम में एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट बना दिया जाता है, बट वहाँ पर जो आपके मशीनरीज होते हैं, औजार होते हैं, जो भी चीज़ होती है वो डमी प्रोडक्ट्स होते हैं, डमी मॉडल्स होते हैं, ना कि ओरिजिनल इक्विपमेंट्स, ठीक है जी। डमी इन द सेंस कि वहाँ पर वो सेम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बट वो एक्चुअल में सेम प्रोडक्ट नहीं होते, बिल्कुल आपको वो कॉपी होते हैं बट दे आर नॉट ओरिजिनल, ठीक है जी। जैसे कि फ़ोन के डमी फोन्स आते हैं, वो डमी फोन्स जो आपने देखे हुए डिस्प्ले फोन्स होते हैं ना, जो कि दुकानों पर रखे होते हैं, वो आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ओरिजिनल फ़ोन है, बट हाथ में लोगे तो आपको पता चलेगा इट्स जस्ट अ प्लास्टिक, ठीक है जी, वो चीज़। ओके, तो यही था आपका स्टाफिंग चैप्टर, और कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर के अंदर। इसके अंदर आप प्रोसेसेस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। 2 प्रोसेसेस हैं, एक है स्टाफिंग का प्रोसेस, एक है सिलेक्शन का प्रोसेस। मेजर चांसेस होते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस आने के, ठीक है जी। रीजन क्योंकि स्टाफिंग प्रोसेस हर कोई याद करके चला जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस नहीं करते हम लोग याद, तो वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेक्शन स्टाफिंग प्रोसेस नहीं आ सकता, उसके आने के चांसेस भी हैं। तो 50-50 हैं दोनों के चांसेस, बट ये है कि एक जरूर आएगा आपके एग्जाम के अंदर। ओके जी, तो दैट्स इट स्टाफिंग चैप्टर के लिए।